Hi, all of you. This is Umesh Sharma, your English educator. I welcome you all the online platform of KBC। प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है कि कल आपका एग्जाम और इसी एग्ज़ाम के सिलसिले में कई सारे हमारे प्यारे बच्चों के बड़ी मेहनत से पूरी 2 साल से मेहनत कर रहे हैं 11th और इस साल 12th में। कई सारे बच्चों के फ़ोन आए कि सर हमें कुछ टिप्स दी जाएं जिससे हम पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म। सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सब लोगों को कल आने वाले इस इंग्लिश बधाइयाँ। अब बहुत ही कम समय में हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं। बच्चों, ये कोई टीचिंग क्लास नहीं है, ये कोई इंस्ट्रक्टिव क्लास नहीं है, दिस इज़ बूस्टअप क्लास। आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, जिसके द्वारा आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हमारा इंग्लिश का एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है। अब 80 मार्क्स के एग्ज़ाम को 3 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। सबसे पहला जो पार्ट है वो हमारा है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन का आपका 22 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें कि आपके लिए 2 पैसेज आएंगे। पहला एक पैसेज होगा जो कि आपका फैक्चुअल पैसेज होगा। फैक्चुअल से मतलब है कि उसके अंदर फैक्ट दिए जाएंगे और उन फैक्ट के आधार पे आप लोगों को क्वेश्चंस वहां से डिटेक्ट करने पड़ेंगे। बड़ा ही इजी होता है ये। थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको सेकंड वाले पैसेज में, जो कि डिस्कर्सिव पैसेज होता है। आपको पता है कि हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से, कई सारे सैंपल पेपर के माध्यम से, कई सारी क्वेश्चन बैंक के माध्यम से हमने खूब प्रैक्टिस करी है और आपने भी पिछले 15-20 दिन में कई सारे सेट्स आपने सॉल्व। लेकिन इसकी कुछ मैं टिप्स बता देता हूँ आप लोगों को करना कैसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पेपर में जब आपको कल जाना है तो सबसे पहले आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त है और सारे बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी। इसका सबसे पहला लॉजिक मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको लाइफ में पेपर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, आपको पेपर के ऊपर हावी होना है। कहने का मतलब है कि जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे, जब आप अपने एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपका मोरल बड़ा जबरदस्त होना चाहिए बच्चे। जब आपका मोरल बहुत जबरदस्त होगा ना, ये जाहिर सी बात है आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा, चाहे मैं सही, कोई और सही या आप सही। लाइफ के कितने सारे एग्जाम्स देते और हमें पता होना चाहिए कि हर चीज प्रेशर होता है। उसी पेपर को अगर हम लोग घर पे आकर के सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसान सी लगेंगी, क्योंकि हमारे पास में वहाँ पे टाइम बाउंड नहीं होगा। हमारे ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं होगा कि नहीं मुझे 3 घंटे में पेपर करना है, मेरा पड़ोसी इतना जल्दी पेपर कर रहा है। आपको सबसे पहले करना क्या है कि शुरुआत की 20 से 25 मिनट अपने आप में कॉन्फिडेंस को नहीं गिरने देना, क्योंकि पेपर आएगा। आप लोगों को क्वेश्चंस जो आते भी होंगे, कई बार ऐसा लगेगा कि ये इसको मैं कैसे करूं, उसको मैं कैसे करूं, क्योंकि आप लोग जानते हो पेपर सेटर जब पेपर बनाता है तो उसमें 2-3 चीजें शामिल करता है वो। सबसे पहले उसमें 50% मान लो या 60% मान लो, या आप कह सकते हो 40% तो इजी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में 20 से 30% आपके मॉडरेट क्वेश्चन और 15, 20 और 25% ऐसा पार्ट आता है पेपर का जो अपने आप में कह सकते हैं हार्ड तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन मॉडरेट टू सुपीरियर होता है। उसको सॉल्व करने के हमें कुछ टिप्स अगर हम अपनाएंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर पाए। देखो, अगर आप कहें कि मुझे पेपर सॉल्व करना हो या एक एग्जामिनर के तरीके से मैं आपको अपना अनुभव बताऊं कि पेपर आपको सॉल्व करने की शुरुआत कहाँ से करनी है, तो आपको पेपर को सॉल्व करने की शुरुआत आपको सेक्शन बी से करनी है। और सेक्शन बी, प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि सेक्शन बी का जो पार्ट होता है वो हमारा पार्ट होता है क्रिएटिव राइटिंग। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमें आप ऐसे क्यों बता रहे हो कि हमें क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। बच्चों, जब से आप लोगों ने LSRW मतलब लिसनिंग रीडिंग के बाद में आप राइटिंग और ये वाला प्रोसेस जब आपने सीखा है, तो सबसे पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि हम लोग जो राइटिंग वाला पार्ट है, लेटर है, आर्टिकल है और भी कई सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्लास थर्ड फोर्थ से लिखते हैं। और ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जो लेवल तो मॉडरेट हो जाता है, लेकिन अगर बात करें उसके फॉर्मेट की, बात करें उसके कंटेंट की, तो हल्का फुल्का बस अप डाउन होता रहता है, वही रहता है, उसमें कुछ ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को क्रिएटिव राइटिंग वाले पार्ट को सॉल्व करना है, जिसमें कि आपके आएंगे क्या, पिटिशन, एडवर्टीजमेंट। क्लास 12th के बच्चे आप सब जानते हैं, आपने सबने किए हुए हैं।
कि नोटिस राइटिंग 4 नंबर का क्वेश्चन है, क्या फॉर्मेट है देख लेना है आप लोगों को, आपने बहुत पढ़ा भी होगा। उसके बाद में इन्विटेशन वाला जो पार्ट है वो आपको करना है। उसके बाद में आप लोग एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट कैसा भी आ सकता है कि आपको अपनी बाइक बेचनी है, खरीदनी है। हम कह सकते हैं आपको अपना जो फ्लैट है उसको हायर हायर करना, मतलब उसको रेंट पे देना है या हायर करना है, कोई भी कई सारे पोर्शंस होते हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ये वाले क्वेश्चंस। दूसरे नंबर पर जब हम करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन फॉर द जॉब पोस्ट, हमने खूब किया है भाई, इंग्लिश के लिए आ रहा है, पीजी फिजिक्स के लिए आ रहा है, पीजी कह सकते हैं ऐसे ह्यूमनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के लिए आ रहा है। तो उसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि फॉर्मेट बढ़िया लिखना चाहिए। दूसरी बात, रिज्यूम जो होता है, बायोडाटा जिसको बोलते हैं, वो आपको एक इनक्लोज पार्ट में यानी ब्रैकेट में बंद करके आना है। उसको राइटिंग का विशेष ध्यान देना है वहाँ। की पॉइंट्स जो होते हैं उनको आपको अंडरलाइन बहुत अच्छी तरीके से, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कर लेनी है वहाँ, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे हम बात कर लेते हैं सेक्शन 2, इसको के सेक्शन बी के नाम से मेंशन कर रहे हैं। सेक्शन बी में क्या करना है आप लोगों को, सेक्शन बी में आपको राइटिंग जो स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करें हम लोग, इनविटेशन, नोटिस राइटिंग, और एक पार्ट है आपका एडवर्टीज। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत जबरदस्त तरीके से सॉल्व करके आने, सबके फॉर्मेट देख जाने आपको, इनके कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ कीवर्ड होते हैं, उन की वर्ड्स को और की पॉइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करके आना। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एप्लीकेशन फॉर द जॉब पोस्ट, ये 2 पार्ट्स होंगे। एक तो लेटर की मेन बॉडी होगी, और एक आपका बायोडाटा जिसको कि रिज्यूम कह सकते हैं हम, करिकुलम विटे भी बोलते हैं उसको, उस वाले पार्ट को आपको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके, ये वाला जो पार्ट है आपको मतलब कम से कम कह सकते हैं 1.5 और मैक्सिमम 2 पेजेस में आपको कंपाइल करके आना है। ये जो 2 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर, इन क्वेश्चंस को आपको एक एक पेज में करके आना है। कभी भी आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है कि आधे पेज से शुरुआत कर दी, बिल्कुल फ्रेश से शुरुआत करिएगा। हाँ, एक चीज और मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब आप स्टार्टिंग वाले एक या दो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कत आएंगी? फ्लो बनने में टाइम लगता है थोड़ा, जब हम स्टार्ट करते हैं ना लिखना, जब एक बार में हमारी चीज माइंड में जब चीजें सेट होने लगती हैं तो फ्लो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। यानी पेपर की अगर आपने शुरुआत की 30 से 35 मिनट या 40 मिनट आपने बहुत अच्छे तरीके से निकाली तो आप पेपर को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर बात करूं 3 की, क्वेश्चन नंबर बात करूं 4 की, और क्वेश्चन नंबर बात करूं 5th और 6th। 5th में आर्टिकल और 6th रिपोर्ट, इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करके आएंगे। और सबसे पहले आप सारे बच्चों को यही पार्ट सॉल्व करना है, क्योंकि इस पार्ट को आपने पूरी वर्ष भर पढ़ा है। एक तो लिटरेचर वाला पार्ट है और एक आपका राइटिंग सेक्शन का पार्ट है, और राइटिंग सेक्शन में आपको इन क्वेश्चंस को जितना कम से कम समय लेते हुए आप लोगों को सबसे पहले इसको सॉल्व, इतना पार्ट सॉल्व करने के बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है, फिर आपको लिटरेचर वाले सेक्शन में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आए। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए आप लोगों को क्या करना है कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है आप लोगों को वहां पे एक चीज जो कॉमन होने वाली गलती क्या है कि बच्चे 2 ऑप्शंस दिए हुए होते हैं वहां पे, यानी और लगा हुआ होता है, जैसे फ्लेमिंगो से 2 आएंगे तो उनमें से आपको एक को सॉल्व। ज्यादातर बच्चों के द्वारा क्या गलती देखने को मिलती है कि वो किसी एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर देते हैं। आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व, आपको क्वेश्चन नंबर में देख लेना है, इसमें ये 2 पार्ट दिए गए हैं और इन दोनों में से मुझे जो बहुत बेहतर आता है उसको मुझे सॉल्व। इस चीज का आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि कहीं आपसे ऐसी गलती ना हो जाए कि आप किसी एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स को, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। एग्जाम में जितने आप लोग कॉशस मोड में रहेंगे ना, जितने अलर्ट मोड में रहेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला। ये दोनों 3 आपके एक्सट्रैक्ट आएंगे, एक फ्लेमिंगो से, एक बिस्ता से, और तीसरा आएगा आपका पोइट्री से। तीनों को आपको बहुत अच्छे तरीके, उसके बाद में आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे कि आपको 30 से 40 वर्ड में आंसर।
तो इन 5 में से आपको एनी 4 को अटेम्प्ट करना है। एनी 4 को आप लोग जो आपको बहुत अच्छी तरह से आते हैं उन एनी 4 को आप लोग करके आएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 पे 2 क्वेश्चंस आते हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप के। आप इन क्वेश्चंस को भी आपको कम से कम एक पेज लिख के आना है। ज़्यादा ओवर बर्डिंग नहीं लिखनी है, ओवर लिमिट भी नहीं लिखना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखना है। लॉन्ग आंसर के लिए एक पेज बनना है आपको। और शॉर्ट आंसर की बात करूंगा आप लोगों से के साथ में मैं, उसमें क्या करना है आपको, एक पेज में 2 आप सॉल्व। हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन बात कर चुके। अब सबसे बाद में आपको इतना सॉल्व कर लेने के बाद में आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि 45 से 50 मिनट, कम रह रहे हैं तो 40 से 45 मिनट आप लोगों को जो 2 पैसेज है ना सेक्शन ए वाले, सेक्शन ए के जो पैसेज हैं, पैसेज पैसेज 2, इनके लिए बचा के रखना। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने हमें ऐसा क्यों बताया कि सेक्शन ए को हमें सबसे बाद में करना है। एक मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। होता क्या है कि ये पैसेज होते हैं ना, किसी भी मैगजीन से, किसी पेपर से, आर्टिकल से, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? या फिर किसी के भी लेक्चर से, कहीं से भी हाईजैक करके इसको दे दिया जाता है। यानी आज तक ऐसा संभव नहीं हुआ कि किसी के भी द्वारा किसी भी सैंपल पेपर से या कहीं से भी पढ़ा हुआ पैसेज क्वेश्चन पेपर में आया हो। हाँ, मे बी सीबीएसई के साथ तो ऐसा मोस्टली नहीं होता है। अगर किसी के साथ हो गया होगा तो ऐसा एक कोइंसिडेंट रहा होगा। ठीक है ना, मेरे अपना आज तक के करियर में तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पढ़ाया हुआ पैसेज डिट्टो मिल गया हुआ। रीजन क्या होता है, क्योंकि सीबीएसई क्या देखती है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को जज करना। तो वहां पे क्या होता है कि वो इस तरीके का पैसेज देते हैं बिल्कुल नया हो बच्चों के लिए। तो यहाँ क्या हो सकता है कि हो सकता है एक पैसेज इजी आ जाए तो एक मॉडरेट आ जाए, मे बी कि एक टफ भी आ सकता है। ऐसा निश्चित है कि आप लोगों से दोनों पैसेज में, किसी के में 10, किसी के में 12, किसी के में 15, और जिसकी तैयारी बहुत हल्की है उसको 25 वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे आपको टफ लग सकता है। क्योंकि रीडिंग कंप्रेशन का एक ऐसा पार्ट होता है जिसपे बच्चा सबसे कम ध्यान देता है। क्योंकि ये सारा पार्ट तो वो करता है बर्थ वर्ड, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पार्ट होता है उसको सबसे कम ध्यान देता है। तो उसमें आप लोगों को करना क्या है, मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। 40 से 45 मिनट का समय बचता, आप लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से। जो क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आ रहे हैं उसके लिए क्या करना है, आप पैसे छोड़ना है एक भी क्वेश्चन, न तो सेक्शन बी से छोड़ना है और न सेक्शन सी से और न सेक्शन ए से। किसी भी बच्चे को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। से रिगार्डिंग आपको कुछ भी आ रहा है वो लिख करके आप लोगों को जरूर आना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर साफ तरीके से लेके आने हैं ताकि एग्जामिनर को कॉपी करेक्शन करते समय कोई तकलीफ नहीं होनी। क्वेश्चन नंबर साफ लिखा हुआ होना चाहिए ताकि वो बहुत जल्दी उसको आपके क्वेश्चन को एग्जामिन कर पाए। ठीक है ना। और पैसेज में अगर बात आती है कि जैसे किसी को भी कोई क्वेश्चन फंस रहा है या कोई वर्ड मीनिंग फंस रहा है, आप लोगों को करना क्या है, वहां पर जो टफ वर्ड मीनिंग लग रहा है आप लोगों को, वहां या कोई भी टफ क्वेश्चन लग रहा है, तो उससे मिलती जुलती जो बातें पैसेज में जहां भी हो रही हैं उन बातों को आप लोगों को जरूर लिखें। मैं बात कर रहा हूँ पैसेज से रिगार्डिंग। पैसेज वाले पार्ट में आप लोगों को ये काम जरूर करके आना है। से होगा क्या कि आप लोग मिलता जुलता भी अगर उससे आंसर लिख करके आएंगे और अटेम्प्ट भी करके आएंगे तो आपको, आपके फेवरेबल बात है वो, आपको कुछ न कुछ उससे बेनिफिट होने को जरूर है। आपको जरूर कुछ न कुछ मार्क्स वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि उससे मिलता, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब हम लोग कॉपी करेक्शन में जाते हैं और हम लोगों को जब आंसर सीट दी जाती है तो उसमें एक से ज्यादा क्या, मैं 2-3 आंसर भी उसमें सही होते हैं, और आप लोग किस में रह जाते हो कि हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाता। तो एग्जैक्ट आंसर तो मिल पाना इतना संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि उससे मिलते जुलते आंसर आप लोगों को जरूर मिल जाए। तो इन सारी बातों को अगर आप लोग एग्जाम हॉल में अगर फॉलो, आप लोगों का एग्जाम वाला है, बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है ना। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे के सारे लोग 80+ 90+ मार्क्स लेके आए। यही मेरी आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं। 2-3 चीज़ों का बहुत विशेष रूप से एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करा के ध्यान दिलाता हूँ कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में अपना मोरल बिल्कुल भी डाउन नहीं होने। आप लोगों का एग्जाम हॉल में जो मोरल है बहुत जबरदस्त होना चाहिए। होगा क्या उससे कि आपके ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए, आपको एग्जाम के ऊपर प्रेशर बना, से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जब अच्छा रहेगा, आप लोग बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस। ठीक है ना।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली जो चीज़ है वो आपको समझ में आई होगी, और आप कल के इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर। आप सब लोगों के लिए मेरी ओर से बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, है ना? बहुत अच्छी होली मनाएँ आप लोग। ओके, थैंक यू।